सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्रामीण विकास एवं रोजगार। ठीक है, यहाँ पर रोजगार लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट मिस्टेक है। ओके, और ये ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे सरकारी विभाग द्वारा निकाला गया है। आप इसको देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, वहां जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, रोजगार लिखा गया है और यहाँ पर आपको यहाँ पर शेडेड में दिखाई दे रहा होगा ग्रामीण विकास एवं रोजगार। ओके, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ग्रामीण विकास एवं रोजगार से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, और वही चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। क्या पढ़ें हम और क्या छोड़ें, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट अस टॉक अबाउट ग्रामीण विकास एवं रोजगार। मनरेगा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 38.08 लाख परिवारों को रोजगार, 1356.17 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 51 है। वर्ष 2019-20 में 4,13,885 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला। अब यहाँ पर हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2019-20 में बात किया है और यहाँ पर आपको बताया है 2020-21। तो आप खुद सोचिएगा, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट डेटा जो रहता है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। तो कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है, तो इसको आप याद रखिए, 26.3 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। कितने मानव दिवस सृजित किए गए, तो 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। ठीक है, और इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो महिलाओं का प्रतिशत 50 है। वर्ष 2020-21 में सितंबर तक 93,464 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जितना भी डेटा है उसको तो आप याद करिए ही करिए। ठीक है, अब कितने रुपए हैं, क्या है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एट ऑल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इट इज इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत वर्ष 2019-20 में सामुदायिक निवेश निधि से 10,790 स्व सहायता समूहों को 2020-21 में ऋण प्रदान किए गए। तो बस इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहान कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक निधि से स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान किया गया, दैट्स इट। अब कितना क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इतने पुल का निर्माण पूर्ण हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है एट ऑल, आप इसको छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्ष 2020 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के, इट इज इंपॉर्टेंट, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों जो कि 11वीं अनुसूची का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है, या फिर यूं कहें 2,55,45,194, जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। और यही हम शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है 100 से हम इसको माइनस कर देंगे तो 24.24% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में आते हैं।
है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बात किया गया है ग्रामीण विकास के बारे में, तो हम यहाँ पर ग्रामीण के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके जस्ट बाद वाला जो अध्याय है वहाँ पर हम नगर के बारे में बात करेंगे, नगरीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिया है 28 जिले पंचायतें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 28, ये आपका गौरेला, 27 तो पहले था, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो बना है ना, 10 फरवरी 2020, ठीक है, 10 फरवरी 2021 में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 15 अगस्त 2020 में क्या हुआ, 15 अगस्त 2020 में अनाउंसमेंट हुआ, 10 फरवरी 2021 में ये गौरेला पेंड्रा मरवाही बना। ठीक है, अब उसके बाद फिर यही 28 जिलों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। 146 जनपद पंचायतें, जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायतें एवं पंचायत विभाग 2019-20 के तहत 11,664 ग्राम पंचायतें। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतें एवं पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें शामिल है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जितने भी डेटा हैं हमारे पास वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बोला है जनगणना 2011 के अनुसार ये ग्राम पंचायतें, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे लिखा है पंचायत विभाग के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें स्थापित है। प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्ण रूपेण एवं 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें ताकि आपको समझ में आए कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं, कौन कौन से जिले उसमें पूर्ण रूप से शामिल हैं, है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कितने? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु एवं उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केंद्र से प्राप्तियां शामिल हैं। ठीक है, ओके, तो जाहिर सी बात है उनको अनुदान की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पाई गई है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर में कमी पाई गई है, तो मतलब परसेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कब? 5 दशकों में। ठीक है, बस ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है। जहाँ वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95% था, वहाँ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 77% हो गया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीण जीवन है वो शहरीकरण की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप नॉर्मल समझ के बारे में बात करें तो भी ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, हम नॉर्मल समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी, जो अब 2011 की जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है। जाहिर सी बात है वृद्धि तो होगी, उतनी तो रहेगी नहीं, लेकिन जो वृद्धि है वो कमी हुई है, वृद्धि में कमी आई है। ओके, आगे हम बात करें क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कथन करके दे सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सहकारिता आवश्यक है। विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। आज के डेट में तो नीति आयोग काम कर रही है ना। आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, यहाँ पर रूर्बन होगा, आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो विलेज हैं उसको अपलिफ्ट करना, करेक्ट, उनको अपने जीवन स्तर से ऊंचा उठाना, दैट्स इट। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब देखिए जी, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अधिनियम 2005 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। कब जारी की गई? 7 सितंबर 2005 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 1 के अंतर्गत, अब ये कौन सी धारा है आप उसको छोड़ दीजिए, राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई मनरेगा? 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़, ठीक है, तो याद रहेगा 2 फरवरी 2006 से। ओके, छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रथम चरण में 11 जिले, द्वितीय चरण में 4 जिले और तृतीय चरण में राज्य के समस्त जिले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006, द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 और तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि आप जिलों को चिन्हित नहीं भी करते हैं कि ये जिला शामिल है तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कब छत्तीसगढ़ में मनरेगा प्रारंभ हुआ? तो 2 फरवरी 2006। उसके बाद फिर द्वितीय चरण कब आया? तो द्वितीय चरण आपका 1 अप्रैल 2007। उसके बाद फिर तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008, 2006, 2007, 2008। एक में है आपका 2 फरवरी, उसके बाद फिर बाकी में है आपका 1 अप्रैल। सो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बाकी आपको ये पता ही होगा, ठीक है। लेकिन इसको एक नज़र हम देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ना, मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मनरेगा के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब हमारे यहाँ पर वित्तीय वर्ष चालू होता है जी 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना तथा स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराने की गारंटी लागू है। ठीक है, मतलब 15 दिन के अंतर्गत
रोजगार उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। काम की मांग करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट, काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण योजना है ये। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी का दर 1/4 होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको पढ़िए, क्रैम कीजिए, है ना। तो 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 मतलब 25%, और 30 दिवस 25% होता है पहले 30 दिवस, उसके बाद कितना हो जाता है 1/2 बेरोजगारी भत्ता। और इसके लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट क्लेम इट। आगे हम बढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़कर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो ध्यान देने वाली बात यह है 100 दिवस के लिए केंद्र सरकार सहायता कर रही है और 50 दिवस के लिए अतिरिक्त जो राशि होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। आगे हम बढ़ते हैं। वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 90 मानव दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस का कार्य अतिरिक्त प्रदान किया जा रहा है एवं 90 मानव दिवस नॉर्मल या फिर सामान्य क्षेत्रों में। ठीक है, सो जस्ट कीप इट इन माइंड। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक या फिर डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु 190 रुपये प्रतिदिन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 2020-21 हेतु प्रति दिवस मजदूरी दर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। कितना? 190 रुपये। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ेगा उसको बाद में पता चलेगा, और हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे, चाहे वह आप 3 बार देखें, 1 बार देखें, जितने भी बार देखें, 1 साल बाद देखें, आपको हर बार नया कलेवर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना अंतर्गत जिला स्तर पर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि का व्यय प्रावधान है। ठीक है, तो 60:40 के रेशियो में क्या प्रदान किया जाता है? मजदूरी 60% दिया जाएगा, मतलब कैश, उसके बाद फिर 40% जो है वो आपका सामान रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नरेगा की अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु कुआं खोदने के लिए पंप सेट, कंप्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाइस, सड़क निर्माण के लिए पावर रोलर, ट्रेलर माउंटेड वाटर ब्रोसर आदि बहुत सारी चीज़ें, है ना, ये वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री, ये सभी का प्रावधान किया गया है। दैट्स इट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की बात करें। तो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की बात करने के लिए भारत सरकार, सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण का गठन किया गया है। ठीक है, राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के निर्देशानुसार। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता 2013, एक दूसरा ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है एवं 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाए गए। अब ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप छोड़ सकते हैं, ओके। उसके बाद फिर बाकी ये आपका एक बार फिर से देख सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण। तो कैसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, तो आप जानते हैं कि स्थायी परिसंपत्ति क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के साथ ही PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना हेतु अभियंताओं के द्वारा भी मैदानी स्तर पर सतत पर्यवेक्षण का कार्यवाही की जा रही है। एक उसके बाद फिर BFT बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली निर्माण में तकनीकी सहयोग ने बेयरफुट तकनीशियन 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है, ठीक है। ओके, इसको याद रख सकते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आप जानते ही हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यदि नहीं जानते हो तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ओके। उसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा किया गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया। जन मनरेगा भारत सरकार द्वारा आम जनों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों जियो टैग्ड के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे आम जन मनरेगा ऐप पर देख सकते हैं। कौन सा ऐप? जन मनरेगा, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है जी। आगे हम बढ़ते हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम MMS मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम भारत सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यों के मास्टर रोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे ग्राम रोजगार सहायक द्वारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसे ग्राम रोजगार सहायक द्वारा फोटो के साथ या फोटो के बिना कार्य प्रारंभ होने के 7 दिनों के भीतर भरा जाता है। उसके बाद फिर हम भुगतान प्रणाली कैसे होते हैं, कैसे पारदर्शिता होती है, उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS या फिर EFMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान बैंक या पोस्ट के खाते में किए जा रहे हैं। नवंबर 2016 से NEFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित किया जा रहा है। डायरेक्ट अंतरित किया जा रहा है, मतलब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलेंगे। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के तहत
राज्य के जिन श्रमिकों के आधार कार्ड बन चुके हैं उनके आधार कार्ड नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट एवं संबंधित हितग्राही के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। सिक्योर सॉफ्टवेयर। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन करने हेतु तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु सिक्योर सॉफ्टवेयर को राज्य के सभी जिलों में, अब देखो उस समय की बात है 2018-19 से प्रारंभ किया जा चुका है और आज के डेट में यदि पूछेगा तो 28 जिले है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजे डायरेक्ट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 0.05% की दर से विलंब मुआवजे मतलब देरी से भुगतान करने के लिए मुआवजा कितना, 0.05%। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मातृत्व अवकाश भत्ता, ये हमारे एग्जाम के सभी के सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हम पढ़ रहे हैं, हम इतना ज़्यादा देर तक क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको क्या है, बार बार आप पढ़ेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार से यह देखने के लिए परेशान ना होना पड़े कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी का कार्य किया है, उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है ये। कार्यस्थल पर उपलब्ध सेवाएं। कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा एवं मजदूरी के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो योजना अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी, आगामी हमारे जो भी एग्ज़ाम होंगे, है ना। ओके, सो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से संबंधित लोक निर्माण के बारे में बात करेंगे। पेयजल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण एवं जल संचय। ठीक है, तो जल संचय और जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जल संचय के व्यापक उपचार के परिणाम स्वरूप खाई, रूपरेखा, कगार, खाई जो भी है ना, जल संभरण प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरुद्धार और अनुरक्षण। उसके बाद फिर सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डीसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुद्धार। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। दुर्लभ वर्ग में आने वाली गृहस्थी को उपभोग का अधिकार सम्यक रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहरबंद, वृक्ष उगाना, बागवानी करना आदि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य। ठीक है, ओके, मतलब सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य मतलब क्या है, एक कच्ची रोड ही बना दिया गया है ना मनरेगा में, तो वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो भी कार्य किए जाते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं दुर्बल वर्ग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जन अधिसूचना से निकाली गई जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे अन्य परिवार, महिला प्रधान वाले परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार, भूमि सुधारों के लिए फायदाग्राही एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन फायदाग्राही के लिए अब क्या है, क्या क्या निर्माण, तो ध्यान दीजिएगा उन लोग क्या कर सकते हैं। भूमि विकास के माध्यम से खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों एवं अन्य जल संचयों सिंचाई के लिए उपयुक्त अधोसंरचना उपलब्ध कराकर गृहस्थियों की भूमि का उत्पादकता में सुधार करना। एक, उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधारोपण, कृषि वानिकी के माध्यम से जीविका में वो सुधार कर सकते हैं। जुताई के अधीन लाने के लिए परती भूमि या फिर बंजर भूमि का विकास किया जाएगा या किया जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के सन्निर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक, ये भी शामिल है। उसके बाद फिर कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, जो भी आश्रय हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधोसंरचना का सृजन करना, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। मछली शुष्कड़, मछली यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन एवं सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्य पालन के संवर्धन के लिए अधोसंरचना सृजित करना, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अधोसंरचना। ओके, तो ये भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। जैव उर्वरकों एवं फसल कटाई के बाद की सुविधाएं, जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण की सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अधोसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए और स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों में सामान्य कार्यशाला, मतलब उनको अपलिफ्ट कराने के लिए सभी के सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण अधोसंरचना, ठीक है, खुले में मल का त्याग, तो ये सभी के सभी हमारे एग्ज़ाम के, मतलब एक बार आप इसे देख सकते हैं जी, ठीक। मतलब स्वच्छता का ध्यान रखना, खेल के मैदानों का निर्माण करना एंड ऑल, ठीक है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और क्या प्रगति हुई है, तो ये तालिका देखने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए 1/4/2013, ठीक है, 1/4/2013 मतलब 1 अप्रैल 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। योजना अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र 60-40 के अनुपात में किया गया है। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 60% आपका केंद्र का रहेगा, तो 40% राज्य सरकार उसमें सहायता प्रदान करेगी। किसमें? पैसे में। आगे हम बढ़ते हैं। सामुदायिक निवेश कोष, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्वयं सहायता समूह के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60 से 75 हज़ार रुपये तक की ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान देना, दैट्स इट। उसके बाद फिर चक्री निधि क्या है या फिर रिवॉल्विंग फंड क्या है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। चक्री निधि की परिकल्पना स्व सहायता समूह के आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने। अब जाहिर सी बात है, कोई भी स्व सहायता समूह अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसे उधार नहीं मिलेगा, है ना। कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास
हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र पंचसूत्र, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण, मतलब जो पंचसूत्र है वो इसलिए है क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नियमों का पालन अच्छे से कर रहा है तो डेफिनेटली उनको लोन मिलेगा, उनको उधारी मिलेगा। उन्हें 15,000 रुपये की राशि चक्री निधि के रूप में प्रदान किए जाने की प्रावधान है। ठीक है, ओके। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। बैंक लिंकेज, तो ठीक है, बैंक लिंकेज भी ये हमारे एग्जाम के बनने क्यों इम्पॉर्टेंट है, बस उसी को देखना है। महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व सहायता समूह 3% के ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कुल इट इज इंपॉर्टेंट वर्तमान में कुल 1,82,593 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व सहायता समूह हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर कितने परसेंट, तो 3% यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बात करें, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष योजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लागू की गई है। ठीक है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत परियोजना अवधि 3 वर्ष की होगी। सो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौशल उन्नयन हेतु, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को भी विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 70% प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला, राज्य या राज्य के बाहर नियोजित किया जा रहा है। ठीक है, योजनाएं तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं हमारे आज के युवा वर्ग। वर्तमान में योजना अंतर्गत कुल 99 परियोजनाएं स्वीकृत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी परियोजनाएं स्वीकृत है, तो 99 परियोजनाएं। कितना लागत है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रोशनी कार्यक्रम से, तो ध्यान दीजिएगा, रोशनी कार्यक्रम कहाँ पर लागू किया गया है, तो नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले, कितने जिले, 8 जिले, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बलरामपुर को शामिल किया गया है ना। इन जिलों में देखिए जी, इसमें हाईलाइटेड चीज़ क्या है, तो एक तो रोशनी कार्यक्रम कौन से क्षेत्र के लिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कितने जिले, तो यहाँ पर 8 जिले आपको सबसे पहले। और यदि और भी अंदर जाना है तो आप कितने जिले, कौन कौन से जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बलरामपुर शामिल है। ठीक है, ओके। सो इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है इनके लिए। ओके, दैट्स इट। सो आगे हम बढ़ते हैं। RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल, ग्रामीण बीपीएल परिवारों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरसेटी की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिले आरसेटी केंद्र स्थापित है। ठीक है, 18 जिलों में, जिसमें 11 भारतीय स्टेट बैंक, 5 देना बैंक और 2 सेंट्रल बैंक संचालित। राज्य के समस्त अविभाजित 18 जिलों के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इतने जिले तो 18 जिलों में है ना। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल है, तो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक और सेंट्रल बैंक। ओके, तो ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है जिसे वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। योजना के केंद्र और राज्य का अंश कितना है, तो 60 और 40। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कब से? 1 अप्रैल 2016 से। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा जी। और हम क्यों रुक रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, कि हमारे एग्ज़ाम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे, जो कम इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर कम रुकेंगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। PMGSY की कुछ विशेषताएं हैं। तो आवास के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है, जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से इकाई सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,30,000 का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60-40 के आधार पर किया गया है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य क्षेत्र के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु 1.47 लाख, ठीक है, और इसमें क्या क्या शामिल हैं, तो यहाँ पर आपका 1,20,000 शामिल है। उसके बाद फिर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी भी शामिल है तथा शौचालय भी उसमें शामिल हैं। उसके बाद फिर आईपी जिलों में कुल राशि 1.58 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर है 1,30,000, मतलब जो दूरस्थ अंचल हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में है, वहाँ के लिए बात किया गया है 1.58 लाख। तो इसमें महात्मा गांधी नरेगा, 95 दिन की मजदूरी, शौचालय सहित ये जितना भी है, तो याद रखिएगा आप। सामान्य क्षेत्र में 1.47 लाख और मोटा मोटी उसके बाद फिर 10-11,000 और बढ़ा के 1.58 लाख पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण, चयन, मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के आधार पर ही किया गया है। सो अभी तक यहाँ पर देखें तो ये हमारे एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता का क्रम का निर्धारण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का क्रम का निर्धारण सामाजिक आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है। स्वतः शामिल परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार, सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल, सांसद आदर्श ग्राम और रुर्बन के चयनित ग्रामों में पात्र सभी अभ्यर्थियों को चिन्हांकित करना,
कच्ची दीवारों, कच्ची छत, एक कमरे वाले परिवार, निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार। ओके, ये सभी को प्रदाय करना है। कच्ची दीवारों, कच्चे छत एंड ऑल फाइन। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कच्ची दीवारों और कच्ची छत, एक कमरे वाले परिवार, मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। ठीक है, ओके, दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट जी। यहाँ पर प्राप्त लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत, काउंसिल या फिर संबंधित राज्य जो भी क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की सबसे न्यूनतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की अलग अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। कितने निर्माण हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका 2020-21 के लिए लक्ष्य, बस इसको याद रखेंगे, 10,97,150 आवास 2020-21 के लक्ष्य हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो है। ये शुरुआत कब हुई, तो 25/12/2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में 500, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, गांव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है, ये सही बात है। इसलिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 12 सड़कों को जोड़ा जाए। अतः भारत सरकार द्वारा 25/12/2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों एवं IAP जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी 12 सड़कों से जोड़ा जाना है। अब देखिए, सामान्य क्षेत्रों में 500 क्यों बोला गया है और आदिवासी क्षेत्र या फिर दुर्गम क्षेत्र के लिए 250 क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं, इसलिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिलों सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक 8,540 सड़कें। अब देखो यार, 8,540 सड़कें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं कितने सड़कें, गिनने के लिए कोई यहाँ पर बैठा नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में है, बट यहाँ पर लंबाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42,535 किलोमीटर। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 42,535 किलोमीटर, दैट्स इट। उसके बाद फिर यहाँ पर पुल का निर्माण भी किया गया है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट, पुल, वृहद पुल जो भी है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका सिर्फ यही रहने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना 23 अप्रैल 2011। सबसे पहले तो डेट आप याद रखें। 100% राज्य पोषित योजना, इसके अंतर्गत पहुंचविहीन ग्रामीण बसाहटें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है, उसको डामरीकृत पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या की बिना जुड़ी बसाहटों को 12 डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क को जोड़ने हेतु सड़क संपर्क का
सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कब चालू हुई। तो कब चालू हुई, 23 अप्रैल 2011 से। और यहाँ पर कितनी लंबाई है, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सड़कें कितनी हैं यार, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है किलोमीटर। तो 5349.36 आप मोटा मोटी याद रखें, 5349 किलोमीटर, ठीक है। ओके, स्वीकृत की जा चुकी है ये है। और कितनी बनाई जा चुकी है, 4097 किलोमीटर लंबाई पूर्ण किया जा चुका है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना, तो ये वर्ष 2012-13 से लागू है। सीमेंट, कंक्रीट, नाली का निर्माण, ये सभी के सभी मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। ओके, तो कम से कम 200 मीटर और अधिकतम 500 मीटर लंबाई है ना, और चौड़ाई कितना, 6 मीटर, और बीच में 4 मीटर चौड़ाई के कंक्रीट मार्ग निर्माण। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। और नाली जो है वो वी आकार की होनी चाहिए। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत समस्त 16 ग्रामों में बेस लाइन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ना, और उसके बाद फिर ग्रामीण विकास योजना तैयार की गई। जिलों द्वारा तैयार किए गए ग्राम विकास योजना में शामिल कार्यों हेतु प्रगति संबंधी विभागों को उपलब्ध कराया गया। सो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। योजना अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित ग्रामों हेतु गैप फिलिंग, देखो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है, सभी पंचायतों में लोक सेवा केंद्र संचालित है। सभी पंचायतों में 100% टीकाकरण तथा संस्थागत प्रसव हो रहा है। सभी चयनित ग्राम पंचायतों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर कर के माध्यम से स्वयं के आय का साधन तैयार किया है, ठीक है। सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 14वां वित्त एवं मूलभूत योजना के अभिसरण द्वारा प्रत्येक घर से कचरा उठाने एवं बेहतर निपटारा के लिए ठोस प्रबंधन परियोजना तैयार किया गया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट है, सांसद ग्राम आदर्श योजना कब से चालू है, तो 11 अक्टूबर 2014 से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जस्ट क्लेम इट। तो ये कितने चरण हो, दूसरे चरण, द्वितीय चरण में कितने, द्वितीय चरण में 16 ग्रामों का। ओके, तो दैट्स इट। तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 4 चरण चल रहा है, ठीक है। चौथा चरण चल रहा है, 3 चरण प्रक्रिया पूर्ण की गई है। विधायक आदर्श ग्राम योजना, तो विधायक आदर्श ग्राम योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों को भी एक एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जिसके तारतम्य में 1 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किया गया। तो यहाँ पर आपका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये तृतीय चरण की प्रक्रिया चल रही है। सांसद ग्राम आदर्श योजना में आपका चतुर्थ चरण चल रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किया
जाना प्रस्तावित था। प्रचार प्रसार के माध्यम से जो भी सुविधाओं को बढ़ावा देना, पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना एंड ऑल। सो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छ भारत मिशन की कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चालू है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, तो 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना था। ओके, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। सो आगे हम बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। ओके, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ। 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 की शुरुआत हुई। कब? 1 अप्रैल 2020, ठीक है, जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। दैट्स इट, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बढ़ते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से 21/2/2016 को किया गया। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता करना है ना। बिना समता और समावेशन पर जोर दिए हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखने हेतु गांव के क्लस्टर को रूर्बन ग्राम, मतलब उनकी संस्कृति को, उनके रहन सहन को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किए बिना उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। ओके, लक्ष्य क्या था? मिशन अंतर्गत देश में कुल 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक प्रगति, भौतिक प्रगति, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट, ये है इम्पॉर्टेंट आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। युवा क्षमता विकास योजना, युवा क्षमता विकास योजना प्रदेश में युवाओं के क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पार कर अपनी क्षमता का विकास कर सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए युवा क्षमता विकास योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, युवाओं में क्षमता को विकास करने के लिए युवा क्षमता विकास योजना प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर के प्रथम वर्ष के लिए 6% की छूट दी गई। व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश परीक्षाओं के शुल्क में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट दिया गया। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। शासकीय ITI में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क तथा परीक्षण शुल्क में 50% की छूट दिया गया। ठीक है, ITI के छात्रों में। और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में 50% की छूट दी गई। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर रोजगार मेला, तो रोजगार मेला भी ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। सो अब ये डेटा आप बिल्कुल याद ना रखें, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, ये सभी प्रकार की जानकारी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।